नमस्कार विद्यार्थियों, मैं हूं गणपत सेजू और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। और अपना जो पाठ चल रहा है कक्षा 9 के लिए अर्थव्यवस्था की बुक मैं कंप्लीट कर रहा हूं। और आपकी लेसन नंबर 3 है ना, निर्धनता एक चुनौती, उनका भाग नंबर 5 लेके आया हूँ। निर्धनता एक चुनौती के लिए 4 पार्ट मैंने डाल दिए हैं, तो ये छोटे छोटे पार्ट के अंदर 10-15 मिनट 10-12 मिनट के अंदर करवाता हूँ। डिटेल के साथ करवाते टाइम लग जाता है, इस कारण आप वीडियो के आप लास्ट तक जरूर बने रहेगा। भारत में व्यापक निर्धनता के अनेक कारण है। आज अपन जो पढ़ने वाले ना, वो क्या है, निर्धनता के कारण कारण क्या है। भाई गरीबी होती है, निर्धनता होती क्यों होती है, वजह क्या है, आखिर वो बताएंगे। एक ऐतिहासिक कारण ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासन के दौरान आर्थिक विकास का निम्न स्तर है। देखो, ब्रिटिश औपनिवेशिक काल अपन कह सकते हैं कि जब अंग्रेज है ना अपने भारत में आए, तो अंग्रेजों ने है ऐसी स्थिति पनपा दी। इस वजह से उनको अभी तक अपन भुगत रहे हैं। औपनिवेशिक सरकार की नीतियों ने पारंपरिक हस्तशिल्पकारी को नष्ट कर दिया। जो हमारे यहाँ लघु उद्योग थे ना, लघु लघु उद्योगों को अंग्रेजों ने क्या कर दिया, नष्ट कैसे कर दिया, तो उन्होंने क्या है, सब औजार है वो यूज कर मशीनीकरण उन्होंने कर लिया। जब मशीनीकरण किया तो छोटे छोटे जो उद्योग थे वो क्या हो गए, नष्ट हो गए, उनकी कोई वैल्यू नहीं रही। विकास की धीमी दर 1980 के दशक तक जारी रही। इसके परिणाम स्वरूप रोजगार के अवसर घटे और आय की वृद्धि दर गिरी। आय है ना, उसमें है गिरावट आई, और रोजगार के जो अवसर थे वो भी घटे। इसके साथ साथ जनसंख्या में उच्च दर में वृद्धि हुई। देखो क्या क्या कारण क्या है। तो एक तो यहाँ क्या है, औपनिवेशिक सरकार की नीतियाँ, ठीक है, औपनिवेशिक कौन, अंग्रेज। फिर विकास की धीमी दर, और उसके बाद में रोजगार के अवसर घटे, आय की वृद्धि दर है वो गिरी है, और जनसंख्या में उच्च वृद्धि दर है। ये कारण है, ध्यान रखना, जो मैंने रेड लाइन से किए हैं। इन दोनों के ने प्रति व्यक्ति आय की समृद्धि दर को बहुत कम कर दिया, और आर्थिक प्रगति को बढ़ावा और जनसंख्या नियंत्रण दोनों मोर्चों पर असफलता के कारण निर्धन पर फिर सिंचाई सिंचाई और हरित क्रांति के प्रचार के से कृषि क्षेत्र में रोजगार के अनेक अवसर सृजित हुए। हरित क्रांति आपको पता होगा, 1966 हरित क्रांति होती है। इसके अंदर है क्या है कि ज़्यादातर खादों का उपयोग, रसायनों का उपयोग करके जो पैदावार है उसको बढ़ावा दिया जाता है, लेकिन इसका प्रभाव भारत के कुछ भागों तक ही सीमित रहा। कुछ भाग ही, जैसे कि पंजाब में सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रकों ने कुछ रोजगार उपलब्ध करवाए, लेकिन ये रोजगार तलाश करने वाले सभी लोगों के लिए पर्याप्त नहीं हो सकते। शहरों में उपयुक्त नौकरी पाने में असफल अनेक रिक्शा चालक, विक्रेता, गृह निर्माण श्रमिक, घरेलू नौकर आदि के रूप में कार्य करने लगे। अनियमित और कम आय के कारण ये लोग महंगे मकानों में नहीं रह सकते थे। वे शहरों में बाहर झुग्गियों में रहने लगे, और निर्धनता की समस्या, जो मुख्य रूप से एक ग्रामीण परिघटना थी, नगरीय क्षेत्र में भी एक विशेषता बन गई। अब देखो, ये जब हरित क्रांति आई, हरित क्रांति के बाद में कुछ एक क्षेत्रों में तो ये फायदा दिया, परंतु कई लोग हैं वो गांवों से शहरों में चले गए, रिक्शा चलाकर रहने लगे, या कोई छोटा मोटा काम करने लगे। और जो लोग हैं वो क्या है, उसी शहरों में पास में ही झुग्गियां बनाकर रहने लगे, जिनसे गांवों से ये जो निर्धनता है शहरों की तरफ बढ़ी। उच्च निर्धनता दर की एक और विशेषता आय असमानता रही है। आय में असमानता है, कहीं जो निर्धन है वो अधिक निर्धन है, और धनी है वो अधिक धनी है। इसका एक प्रमुख कारण भूमि और अन्य संसाधनों का असमान वितरण है। देखो, जहाँ आपको पता होना चाहिए, जमींदार लोग हैं, जमींदारों के पास में अधिक भूमि है, और कई जो किसान हैं उनके पास में, जो वास्तव में खेती करता है, उनके पास में भूमि है ही नहीं। तो भूमि की असमान वितरण है, ये भी गरीबी का कहीं ना कहीं कारण है। अनेक नीतियों के बावजूद हम किसी सार्थक ढंग से इस मुद्दे से नहीं निपट सके।
ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्तियों के पुनर्वितरण पर लक्षित भूमि पर सुधार जैसी प्रमुख नीति पहल को ज्यादातर राज्य सरकारों ने प्रभावी ढंग से कार्यान्वित किया। चूंकि भारत में भूमि संसाधनों की कमी निर्धनता का प्रमुख कारण रही और इस नीति का उचित कार्यान्वयन करोड़ों निर्धन ग्रामीण निर्धनों का जीवन सुधार सकता था। अनेक अन्य सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारक भी निर्धनता के लिए उत्तरदायी हैं। अति निर्धनता सहित भारत में लोग सामाजिक दायित्वों और धार्मिक अनुष्ठानों के आयोजन में बहुत पैसा खर्च करते हैं। छोटे किसानों को बीज, उर्वरक, कीटनाशक जैसे कृषि आगतों की खरीदारी के लिए धनराशि की जरूरत रहती है। देखो, धनी जो लोग हैं बहुत पैसा खर्च करते हैं, परंतु जो गरीब है ना उनके पास में बिल्कुल उनके जैसे कि बीज लाना होता है तो वो भी उनके पास में पैसा नहीं है। क्योंकि निर्धन कठिनाई से ही कोई बचत कर पाते हैं। जो निर्धन है उनके पास में कोई बचत होती नहीं है। जब बचत होगी नहीं, बचत नहीं होगी तो उनके पास में है वो अपनी खेती के लिए बीज लाएंगे कहाँ से? वे इनके लिए कर्ज लेते हैं। निर्धनता के चलते पुनः भुगतान करने में असमर्थता के कारण वे ऋणग्रस्त हो जाते हैं। अतः अत्यधिक ऋणग्रस्तता निर्धनता का कारण और परिणाम दोनों है। देखो यहाँ पर आपको दिख रहा है अत्यधिक ऋणग्रस्तता। ऋण समझते होंगे आप, किसी से उधार पैसा ले, अब निर्धनता हो जाती है, ये कारण थे। तो इसको अब दूर कैसे किया जा सकता है वो भी अपन इसमें देख लेते हैं। निर्धनता उन्मूलन भारत की विकास रणनीति की एक प्रमुख उद्देश्य रहा है। सरकार की वर्तमान निर्धनता निरोधी रणनीति मोटे तौर पर दो कारक है। एक तो है आर्थिक समृद्धि को प्रोत्साहन और एक है लक्षित निर्धनता निरोधी कार्यक्रमों निर्भर। देखो, एक तो है जो आर्थिक स्थिति उसको बढ़ाया जाए और जो निर्धन लोग हैं ना उसकी निर्धनता को कम किया जाए। ये दो लक्ष्य हैं वो भारत सरकार के पास में। 1980 के दशक के आरंभ तक समाप्त हुए 30 वर्ष की अवधि के दौरान प्रतिवर्ष आय में कोई वृद्धि नहीं हुई और निर्धनता में भी अधिक कमी नहीं। 1950 के दशक के आरंभ में अधिकाधिक निर्धनता अनुमान 45% का था, है ना, 50 में, जबकि 80 के दशक के आरंभ में भी वही बना रहा। जब 50 में ही निर्धनता का अनुमान है वो कितना था, 45% था, और 80 में भी कितना रह गया, 45% ही रहा। तो कोई सुधार नहीं हुआ। 1980 के दशक से भारत की आर्थिक समृद्धि दर विश्व में सबसे अधिक रही। समृद्धि दर 1970 के दशक के करीब 3.5% औसत से बढ़कर 1980 से 1990 के दशक में 6% के करीब पहुंच गई। मतलब यहाँ पर जो आर्थिक समृद्धि दर है ये है वो क्या है, बड़ी है। जबकि 50 से लेके 80 मध्य कितनी है, 45% निर्धनता है वो वैसे की वैसी बनी रही। अब है ये जो आर्थिक समृद्धि दर बढ़ी है तो निर्धनता इतनी क्या हुई है, कम हुई। विकास की उच्च दर ने निर्धनता को कम करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसलिए स्पष्ट होता जा रहा है कि आर्थिक समृद्धि और निर्धनता उन्मूलन के बीच एक घनिष्ठ संबंध है। इनके बीच में देखो, आर्थिक समृद्धि और निर्धनता उन्मूलन के बीच में क्या है, घनिष्ठ संबंध आ सकता है। निर्धनता के लिए आर्थिक समृद्धि का इनके बीच में घनिष्ठ संबंध है, तो निर्धनता उन्मूलन के बीच में घनिष्ठ संबंध है। आर्थिक समृद्धि अवसरों को व्यापक बना देती है और मानव विकास में निवेश के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध करवाती है। ये शिक्षा में निवेश से अधिक आर्थिक प्रतिफल पाने की आशा में लोगों को अपने बच्चों को लड़कियों सहित स्कूल भेजने के लिए प्रोत्साहित करती है। तथापि ये संभव है कि आर्थिक विकास से सृजित अवसरों से निर्धन लोग अप्रत्यक्ष लाभ नहीं उठा सकते। इसके अतिरिक्त कृषि क्षेत्र में समृद्धि अपेक्षा बहुत कम रही। अब देखो, ज्यादातर जो ग्रामीण जनसंख्या है वो किस पर निर्भर रहती है, कृषि पर होती है। जैसे शिक्षा पर है आर्थिक समृद्धि हुई, परंतु कृषि पर है वो इतनी नहीं हुई, तो निर्धनता उतनी बनी रही। पहले निर्धनता पर
इसका प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ा क्योंकि निर्धन लोगों का एक बड़ा भाग गांव में रहता है और कृषि पर आश्रित है। इन परिस्थितियों में लक्षित निर्धनता निरोधी कार्यक्रमों की स्पष्ट आवश्यकता है। यद्यपि ऐसी अनेक योजनाएं हैं जिनको प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से निर्धनता कम करने के लिए बनाया गया है, उनमें से कुछ का उल्लेख करना आवश्यक है। अब देखो निर्धनता उन्मूलन के लिए कौन कौन सी योजनाएं हैं। तो पहले आपको जो दिख रही है वो कौन सी है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम 2005, जिसको मनरेगा के नाम से जाना जाता है। जो मनरेगा है तो ज्यादातर लोग है वो नरेगा कहते हैं। तो ये जो है ये एक निर्धनता को दूर करने के लिए और रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए ठीक है योजना है। घर घर मजदूरी रोजगार कम से कम 100 दिनों के लिए उपलब्ध करवाया जाता है, किसमें, मनरेगा के तहत। न्यूनतम एक वर्ष में कितने दिन रोजगार उपलब्ध करवाया जाता है, 100 दिनों का। सतत विकास में मदद करना ताकि सूखा, वन कटाई या मिट्टी के कटाव जैसी समस्याओं से बचा जा सके। इस प्रावधान के तहत एक तिहाई रोजगार महिलाओं के लिए सुरक्षित किया गया है। देखो यहाँ पर ये जो मनरेगा है ना, इसमें महिलाओं के लिए कितना रोजगार है, तो एक तिहाई महिलाएं होनी इसमें जरूरी है, मतलब 3 में से 1 महिला जरूरी है। इस स्कीम के अंतर्गत 4.73 करोड़ परिवार की 220 करोड़ प्रति व्यक्ति रोजगार उपलब्ध करवाया गया है। इस योजना के अंतर्गत SC ST और महिलाओं का हिस्सा है वो कितना है, क्रम से देखो SC का कितना परसेंट है, 23% है, और ST का है वो 17% है, और महिलाओं का है वो कितना परसेंट है भाई, यहाँ पर रोजगार है वो दिया जाता है वह 53%। औसतन वर्ष 2006-07 में 65 रुपये से बढ़ाकर 132 रुपये वर्ष 2013-14 में कर दी। पहले है 2006-07 में से जब शुरुआत हुई थी 2006 में, उस टाइम में इसमें रोजगार की दर कितनी थी, 65 रुपये थी। परंतु 2013-14 में यहाँ पर है रोजगार है वो कितना दिया जाता है प्रतिदिन, 132। इसी तरह राज्य सरकार भी योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए राज्य रोजगार गारंटी कोष की स्थापना करेगी। कौन सा, राज्य रोजगार गारंटी कोष की स्थापना करेगी। और कार्यक्रम के अंतर्गत अगर आवेदक को 15 दिन के भीतर, ये जो मनरेगा है ना, इसके तहत यदि 15 दिन आवेदन कर दिया है किसी व्यक्ति ने कि मैं काम करना चाहता हूँ, और 15 दिन के भीतर यदि उन्हें रोजगार नहीं मिलता है तो वे दैनिक बेरोजगार भत्ते का हकदार होगा। प्रतिदिन उन्हें बेरोजगारी भत्ता देना पड़ेगा, और वो कितना होगा, एक महत्वपूर्ण योजना, मतलब बेरोजगारी भत्ता देना पड़ेगा उन्हें। और एक महत्वपूर्ण योजना है दूसरी जिसका नाम है राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम। काम के बदले अनाज कार्यक्रम है, और जिसे 2004 में देश के सबसे पिछड़े 150 जिलों में लागू किया गया था। यह कार्यक्रम उन सभी ग्रामीण निर्धनों के लिए है जिन्हें मजदूरी पर रोजगार की आवश्यकता है और जो अकुशल शारीरिक काम करने के इच्छुक है ना। अकुशल, यहाँ कुशल और अकुशल ध्यान रखना, यहाँ अकुशल नागरिकों को ही कार्य दिया जाता है, कुशल नागरिकों को नहीं। कुशल का अर्थ हो गया जैसे कि कोई भी व्यक्ति है जिसने MBBS किया कर रखी, मान लेते हैं कोई बेरोजगार नहीं रहते MBBS वाला, फिर भी MBBS कर रखी है, तो ऐसा नहीं कि MBBS को उसके डॉक्टर की नौकरी देंगे, नहीं, ये एक कुशल हो गया। अकुशल कौन होगा, जिसके पास में कोई क्वालिटी नहीं है ना, वो क्वालिफाई नहीं है। इसका कार्यान्वयन 100% केंद्रीय वित्त पोषित कार्यक्रम के रूप में किसका, राष्ट्रीय काम के बदले अनाज जो है पूरी तरह से किसकी है, ये केंद्र सरकार की है, और राज्यों के खाद्यान्न निःशुल्क उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। अब इसको क्या है, जब काम करेंगे और काम के बदले उन्हें क्या दिया जाएगा, अनाज दिया जाएगा। एक बार NREGE नरेगा जो है लागू हो जाए तो काम के बदले अनाज का राष्ट्रीय कार्यक्रम भी इस कार्यक्रम के अंतर्गत आ जाएगा। नरेगा जब है ना, जहाँ नरेगा होता है वहां पर ये ऑटोमेटिकली काम है वो
जाता, मतलब ये योजना ऑटोमेटिकली लागू हो जाती है। फिर आगे यदि बात करें, अगली है वो कौन सी है आपके, प्रधानमंत्री रोजगार योजना। ये जो प्रधानमंत्री रोजगार योजना है, एक अन्य योजना है जिसे 1993 में आरंभ किया गया था। प्रधानमंत्री रोजगार योजना को कब लागू किया गया? 1993। इस कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में और छोटे शहरों में शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए स्वरोजगार के अवसर सृजित करना था। इसके तहत प्रधानमंत्री रोजगार योजना के, यहाँ देखो, शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार उपलब्ध कराना, उन्हें लघु व्यवसाय और उद्योग स्थापित करने की उनकी सहायता देना। फिर है ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम का आरंभ 1995 में किया गया और इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे शहरों में स्वरोजगार के अवसर है वो सृजित करना। 10वीं पंचवर्षीय योजना में इस कार्यक्रम के अंतर्गत 25 लाख रुपए, किस कार्यक्रम के? ग्रामीण रोजगार सृजन योजना के तहत 25 लाख रुपए नए रोजगार के अवसर है सृजित करने का लक्ष्य रखा गया। फिर एक दूसरे आपके है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, जिसे 1999 में प्रारंभ किया गया और इस कार्यक्रम का उद्देश्य सहायता प्राप्त निर्धन परिवारों को स्वयं सहायता समूहों में संगठित कर बैंक ऋण और सरकारी सहायता के संयोग के द्वारा निर्धन रेखा से ऊपर लाना। अब देखो, एक और कार्यक्रम है, ये स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना है जिसे 1999 में लागू किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ये था, इस जो है क्या किया जाए, स्वयं सहायता समूह क्या खोला जाए, स्वयं सहायता समूह खोला जाए और स्वयं सहायता जो समूह है ना, उसको है बैंक के द्वारा ऋण उपलब्ध करवाया जाए और वो ऋण है वो है एक कोई छोटा मोटा धंधा है, व्यवसाय है, वो शुरू किया जाए उनसे। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना जो कि 2000 से प्रारंभ की गई के अंतर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य, प्राथमिक शिक्षा, ग्रामीण आश्रम आश्रय, ग्रामीण पेयजल, ग्रामीण विद्युतीकरण जैसी जो मूलभूत सुविधाओं के लिए राज्यों को अतिरिक्त केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है। एक और महत्वपूर्ण योजना अंत्योदय अन्न योजना है। देखो, अपने खूब सारी योजनाएं पढ़ी इसमें, मनरेगा पढ़ी है, राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना, राज्य रोजगार गारंटी योजना पढ़ी है, राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम पढ़ा है, स्वयं सहायता समूह पढ़ा है, अंत्योदय योजना पढ़ा है। ये सारी योजनाएं बहुत इंपॉर्टेंट है और अंत्योदय जो योजना है उसका तो अगले पार्ट में अपन पढ़ेंगे। इन कार्यक्रम के मिले जुले परिणाम हुए हैं और इन कम प्रभावी होने के कारण, मुख्य कारण उचित कार्यान्वयन एवं सही लक्ष्य निश्चित नहीं करने की। तब इतनी सारी योजनाएं हैं गरीबी निर्धारण के लिए की, फिर भी ये थोड़ी थोड़ी है लागू हुई, कारण है कि इसे उचित रूप से क्रियान्वयन नहीं किया गया, इस कारण गरीबी कम दूर। इसके अतिरिक्त कुछ योजनाएं परस्पर व्यापी भी हैं और अच्छी नीयत के बावजूद इन योजनाओं के लाभ उनके पात्र निर्धनों को पूरी तरह नहीं मिल पाए। इसलिए हाल के वर्षों में निर्धनता उन्मूलन के उचित परिवीक्षण पर अधिक बल दिया गया है। अब है भावी चुनौतियां। ये जो निर्धनता है, इसे चैलेंजेस क्या है वो अपन देख लेते हैं। भारत में निर्धनता में निश्चित रूप से गिरावट आई है, लेकिन प्रगति के बावजूद निर्धनता उन्मूलन भारत की एक सबसे बड़ी बाध्यकारी चुनौती है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों और विभिन्न राज्यों में निर्धनता में व्यापक असमानता है। कुछ देखो, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में क्या है, दोनों में असमानता पाई जाती है। कुछ सामाजिक और आर्थिक समूह निर्धनता के प्रति अधिक असुरक्षित हैं और कुछ सामाजिक समूह, जो कि मैंने पहले वाले वीडियो में आपको बताया था कौन कौन से समूह होते हैं, कैसे असुरक्षित है, वो बताया था, आप देख सकते हैं। आशा की जा रही है कि निर्धनता उन्मूलन में अगले 10-15 वर्षों में अधिक प्रगति होगी। निर्धनता उन्मूलन होगा मतलब निर्धनता कम होगी। ओके, तो कुछ आर्थिक और समृद्धि, सार्वजनिक निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा पर जोर। यहाँ पर देखो, ये जो इस प्रकार से कम होगी, तो यहाँ पर ये कार्यक्रम है चालू है, जैसे निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा है वो दी जा रही है। जनसंख्या विकास में गिरावट आई है। महिलाओं और समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के बढ़ती सशक्तिकरण है वो जागरूक हुई है। लोगों के लिए निर्धनता की आधिकारिक परिभाषा उनके केवल एक सीमित भाग पर लागू होती है। ये न्यूनतम जीवन निर्वाह के उचित स्तर की अपेक्षा जीवन निर्वाह के न्यूनतम स्तर के विषय में है। जीवन निर्वाह कैसे किया जाए,
उनके आधार पर है वो निर्धनता का आकलन किया जाता है। अनेक बुद्धिजीवियों ने इनका समर्थन किया है कि निर्धनता अवधारणा का विस्तार मानव निर्धनता ना से तक कर देना चाहिए। मानव निर्धनता अलग है, निर्धनता तो केवल किनसे देखी जाती है, कैलोरी से मापा जाता है। कि मानव निर्धनता के अंदर सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक सारे कारण है वो साथ में आते हैं। हो सकते हैं बड़ी संख्या में लोग अपना भोजन जुटाने में समर्थ हो, लेकिन क्या उनके पास में शिक्षा है या घर है? देखो, भोजन तो है, कैलोरी तो मान लेते हैं कि वो कितनी है, 120 प्राप्त कर रहे हैं, 21 प्राप्त कर रहे हैं, परंतु उनके पास में घर नहीं है, उनके पास में शिक्षा नहीं है, तो भी वो निर्धन की श्रेणी में आते हैं, आएंगे ऐसा माना जाए। स्वास्थ्य सेवा की सुविधा है या नहीं है? यदि ये सारे नहीं है, रोजगार की सुरक्षा है, आत्मविश्वास है कि नहीं है, क्या वे जाति और लिंग आधारित भेदभाव से मुक्त है कि नहीं है, ये सारी यदि योजनाओं से वो लाभान्वित नहीं है, योजनाएं नहीं है, ये सुविधाएं उनके पास में नहीं है, इन सुविधाओं से वंचित है, तो भी वो निर्धन की श्रेणी में आएंगे। क्या बाल श्रम की प्रथा अब भी प्रचलित है? ये जो सवाल है ना, इनका यदि हाँ में उत्तर आ रहा है, तब क्या है, निर्धनता बनी हुई है। विश्वव्यापी अनुभव बताते हैं कि विकास के साथ निर्धनता की परिभाषा भी बदलती है। निर्धनता उन्मूलन हमेशा एक गतिशील लक्ष्य है। निर्धनता उन्मूलन क्या है? गतिशील लक्ष्य है, यह हमेशा चलता रहना चाहिए। आशा है कि हम अगले दशक के अंत तक सभी लोगों को केवल आय के संदर्भ में न्यूनतम आवश्यकता आय उपलब्ध करा सकेंगे। सभी को स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार सुरक्षा उपलब्ध कराना, लैंगिक समता तथा निर्धनों को सम्मान जैसी बड़ी चुनौती हमारे लक्ष्य होंगे। ये भी और बड़े काम होंगे। अब देखो, यहाँ पर है निर्धनता का अपने कंप्लीट है वो अध्ययन कर लिया है कि निर्धनता क्या है, निर्धनता का मापन कैसे किया जाता है, पूरा लेसन अपना हो गया। अगला लेसन जो होगा, लेसन नंबर अध्याय नंबर 4 होगा, और अध्याय नंबर 4 है भी अपन देखेंगे। धीरे धीरे करवाऊंगा, परंतु आपके एग्जाम तक एक कंप्लीट ये सिलेबस में करवा दूंगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, चैनल को लाइक जरूर कर दीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।